नागपुर से गिरफ्तार निशांत अग्रवाल को अदालत में पेशी के बाद 3 दिनों के लिए यूपी एटीएस के रिमांड में भेज दिया गया है। डीआरडीओ से मुंसलिक इंजीनियर निशांत अग्रवाल कल गिरफ्तार किया गया था। निशांत अग्रवाल पर डीआरडीओ की खुफिया जानकारी आईएसआई को लीक करने का इल्जाम है। मुलजिम निशांत अग्रवाल के कंप्यूटर से हसास जानकारियां मिली हैं। फेसबुक पर पाकिस्तानियों से चैटिंग के भी सबूत मिले हैं। शेयर बाजार का हाल बेहाल है। आलमी बाजार में खाम तेल की बढ़ती कीमतों और डॉलर के मुकाबले मुसलसल कमजोर होते रुपए के मनफी असरात कारोबार पर मुरतब हो रहे हैं। आज भी कारोबार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिन की शुरुआत अच्छी रही और कुछ फायदा दर्ज किया गया, लेकिन शाम होते होते सेंसेक्स ने तकरीबन 175 पॉइंट गंवाए और ये 34,299.74 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 47 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई और ये 10,301 पर बंद हुआ। उधर डॉलर के मुकाबले रुपए मुसलसल कमजोर होता जा रहा है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत मजीद 21 पैसे गिरी और ये अब तक की रिकॉर्ड निचली सतह पर पहुंच गई है। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 74 रुपए 27 पैसे तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने आज एक खुसूसी मीटिंग बुलाई, जिसमें रियासत में सूखे की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर आला ने कहा कि हम हालात का जायजा ले रहे हैं, इसके बाद मरकज को रिपोर्ट रवाना करेंगे। फडणवीस ने मुतासरा इलाकों के वुजरा को भी जमीनी सतह पर सूरत हाल लेने का जायजा लेने की हिदायत दी है। पीने के पानी और सूखे जैसे हालात से निमटने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। लोग जो एक अकाल सदृश परिस्थिति होती है उसकी घोषणा हम लोग करेंगे। उसके डेटा कोलेशन सब हमारा चल रहा है और उसके बाद केंद्र सरकार की टीम आएगी और सारी जो स्टेप्स है उसको हम पूरा करेंगे। ये संभावित परिस्थिति को देखते हुए पीने के पानी का विषय हो या क्रॉप डैमेजेस हो या फिर जो मवेशियों के लिए चारे का विषय हो, ये सारी चीज़ों का एक एडवांस प्लानिंग आज हम लोगों ने किया हुआ है और सारे मंत्रियों को भी ये आदेश दिए हुए हैं कि मंत्री जो है हम लोग एक प्लान तैयार करके मंत्रियों को हम लोग तालुका के स्तर पर भी भेज रहे हैं ताकि हर तहसील में मंत्री जाकर वहाँ की परिस्थिति को देखे। कुल मिलाकर ये जो मंत्रियों के जाने का विषय है, इसमें वहाँ पर सारी जो यंत्रणाएं वो भी एक्टिवेट होती है और एक काउंटर चेक भी उसके माध्यम से होता है। इसलिए ये भी विचार हमने किया हुआ है। कुल मिलाकर जो संभावित परिस्थिति दिख रही है उसके लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की है। वक्फ इमलाक में खुर्द-बुर्द के मामले में बोर्ड मेंबरान को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच से राहत नहीं मिली है। रियासती हुकूमत के महकमे अक़लियती बहबूद ने 7 मेंबरान के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दिया है। इस मामले में बोर्ड के रुकन हबीब फ़क़ही हाईकोर्ट से रुजू हुए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। कभी भी उनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। विधानमंडल की अक़लियती बहबूद कमेटी ने औरंगाबाद का दौरा किया। इस दौरे में वक्फ जायदादों का मुआयना किया गया। इसके बाद हुई मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें अक़लियतों के लिए औरंगाबाद में ITI के क़याम का फैसला अहम है। विधानमंडल की तश्कील करदा अक़लियती बहबूद कमेटी के अरकान ने औरंगाबाद का दौरा किया और जिला में अक़लियती तबक़ात के लिए जारी स्कीमात का जायजा लिया। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर उदय चौधरी की क़यादत में हुई मीटिंग में औरंगाबाद में अक़लियती तबक़ात के लिए ITI का क़याम, अक़लियती तालीमी इदारों के करीब गर्ल्स हॉस्टल का क़याम और स्कॉलरशिप में जारी धांधलियों की रोकथाम जैसे अहम फैसले किए गए। कलेक्टर ऑफिस के अंदर एक डिटेल मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। एक अहम फैसला ये लिया गया है कि औरंगाबाद के अंदर एक माइनॉरिटीज़ के लिए ITI खोला जाए। ये एक अहम फैसला लिया गया। ये कमेटी जब आई तो हमने औरंगाबाद शहर के कुछ अहम इलाकों का दौरा कराया है, जहां पर करोड़ों रुपए की ज़मीन के ऊपर गैर कानूनी तरीके से अभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। जैसा जालना रोड का हमने पूरा इलाका दिखाया, वहां पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है कोई बाफना साहब के नाम से। क्रांति चौक का एरिया है जहां पर पूरी ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, तकरीबन 7 एकड़ ज़मीन है, लेकिन पूरे की पूरी ज़मीन के ऊपर वहां पर कब्जा किया हुआ है।
जो लोगों ने कब्जा किए हैं वहाँ पर छोटे छोटे दुकानदारों को वो किराए के ऊपर दे रहे हैं। तो यानी कि जो पैसा वक्फ बोर्ड को आना चाहिए वो पैसा कोई और ले रहा है। मीटिंग से पहले कमेटी के अरकान ने औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वक्फ इमलाक में धांधलियों का जायजा लिया। कमेटी के चेयरमैन ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि वक्फ बोर्ड का अपना जाती दफ्तर तक नहीं है। हमारा वक्फ बोर्ड का कार्यालय हो, वक्फ बोर्ड की इमारत हो, उसका कार्यालय हो, अप टू डेट होना चाहिए, उसमें पूरा स्टाफ होना चाहिए, फुल फ्लेज स्टाफ होना चाहिए। स्टाफ ही नहीं तो काम क्या करेंगे? अगर सरकारी मशीनरी की तो करेगी ना। जब तक हमारा ऑफिस फुल फ्लेज नहीं बनेगा, इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा, तब तक सरकार से लड़ेंगे कैसे हम लोग? विधानमंडल की इस कमेटी में 15 अरकान शामिल हैं, लेकिन औरंगाबाद दौरे में महज 3 अरकान ने शिरकत की। इससे अक़लियतों के मसाइल के ताल्लुक से खुद अक़लियती नुमाइंदों में कितनी दिलचस्पी है, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इन दिनों वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करने और नामों में दुरुस्तगी का अमल जारी है। 31 अक्टूबर तक ये सिलसिला जारी रहेगा। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने से मुतल्लिक मुसलमानों में बेदारी लाने के लिए जमीयत उलमा हिंद की जानिब से इन दिनों कौमी सतह पर मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला में भी काम जोरों पर जारी है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के रियासती सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी ने इसी सिलसिले में आज नांदेड़ का दौरा किया। यहां उन्होंने वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज के लिए जमीयत की मकामी यूनिट की जानिब से की जा रही कोशिशों का जायजा लिया और जिला सतह के जिम्मेदारान के साथ एक खुसूसी मीटिंग की। इस वक्त पूरे मुल्क में वोटिंग लिस्ट में इंदराज और पुराने नाम की दुरुस्ती ये मुहिम चल रही है और जमीयत उलमा पूरे मुल्क में इस मुहिम को चला रही है। इस ताल्लुक से मुसलमानों के अंदर जैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमानों में तालीमी बेदारी नहीं है। इसलिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र की तरफ से पूरे सूबे के हर ज़िले में, हर तालुक़े में और हर शहर में ये मुहिम चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो जमीयत उलमा महाराष्ट्र की तरफ से बल्कि कुल हिंद सतह पर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज की जो मुहिम चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ही मुल्क में मुहिम चल रही है। इसी तरह हमारे शहर नांदेड़ में भी ये मुहिम पूरे ज़ोर शोर के साथ जारी है। जमीयत उलमा नांदेड़ ने शहर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर मुफ्त रहनुमाई मराकज़ का क़याम जो है अपनी निगरानी में अमल में लाया। मुंबई और गुजरात में शुमाली हिंद के बाशिंदों पर हमलों की समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने सख्त मजम्मत की। उन्होंने शुमाली हिंद वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाने की भी मांग की। हमारे नुमाइंदे महीउद्दीन ने अबू आसिम आजमी से बात की। मुंबई में एक बार फिर उत्तर भारतीय का मसला गरमाने लगा है। हमारे साथ अबू आसिम आजमी साहब मौजूद हैं जो कि बजाते खुद उत्तर भारतीयों के नेता बड़े माने जाते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, ये पिछले कई सालों से महाराष्ट्र में चल रहा है। शिवसेना ने पहले मुद्दा शुरू किया और सिर्फ ओटों की राजनीति है ये। जो मुंबई, ये बिल्कुल सही है, मुंबई ही नहीं बल्कि मुंबई के आसपास गुजरात में भी जाइए आप, सूरत जाइए आप, अहमदाबाद जाइए आप, इन सब जगहों पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और बहुत सारे बंगाल, उन जगहों से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके आए हैं, यहाँ रोजी रोटी कमा रहे हैं और इनके साथ लगातार जुल्म जाती हो रही है। ये कोई पाकिस्तान या कोई बांग्लादेश के लोग नहीं है, ये इसी देश के रहने वाले हैं। और मुझे तो मैं कहूँगा उत्तर भारतीयों को शर्म आना चाहिए। मैंने इतनी तगड़ी लड़ाई लड़ी, ये यूपी वाले लोगों ने मैक्सिमम बीजेपी को वोट दिया। आज बीजेपी की सरकार बनी हुई है। अगर सरकार जबरदस्त तरीके से इस पर एक्शन लेने के बोलते, पुलिस क्या मजाल एक्शन नहीं लेगी। तो ये सब कुछ नहीं, ये सिर्फ गुंडागर्दी है, हफ्ता वसूली है, बदमाशी है। इस पर सरकार को कड़ा जो है कदम उठाना चाहिए। उत्तर भारत का रहने वाला एक मजदूर जो है उसका ताल्लुक भी हिंदुस्तान से है। मुंबई में रहने वाला एक शख्स, उसका ताल्लुक भी हिंदुस्तान से है। सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की चीज़ें जो है वो इलेक्शन के करीब आने से ही क्यों पैदा होती है, इस मसले का हल क्यों नहीं निकाला जा सकता। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ महीउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। जमीयत उलमा हिंद की महाराष्ट्र इकाई के सदर हाफिज नदीम सिद्दीकी ने पर्सनल लॉ में मुदाखलत को इंतखाबी एजेंडा करार दिया है और जिन लोगों को उन्होंने कोर्ट में खड़ा किया है वो भी उनके इशारे पर खड़े हुए लोग हैं।
और वो चाहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत हो और मुसलमान ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार हो और मुसलमान मरूब हो। मुसलमान कभी मरूब होने वाला नहीं है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ये न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। हम किसी कीमत पर शरीयत में मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मालेगांव में इन दिनों खुदकुशी के वाकयात में इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 8 दिनों में 3 नौजवानों ने खुदकुशी की है। खुदकुशी करने वालों के नाम अहमद रजा, जमीर अहमद और रिजवान शाह हैं और इन तीनों की उम्र 40 से 45 साल के दरमियान बताई जाती है। हालांकि पुलिस खुदकुशी की वजूहात जानने में मसरूफ है। नमाज पढ़ते हैं, जो लोग धर्म के ताल्लुक से बेदार रहते हैं, वो लोग सुसाइड नहीं करते। सुसाइड वही लोग करते हैं जो धर्म से दूर होते हैं, तो उनमें मायूसी आ जाती है। और जब मायूसी आती है और उसे दिखता है कि अब कहीं से कोई रास्ता नहीं है, तो फिर वो सुसाइड करता है। इसलिए मजहबी जिम्मेदारों की, समाजी जिम्मेदारों की और कानून लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करने वाली एजेंसियों की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि शहर को कोई एक ऐसी दिशा दे कि शहर में आज जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो मायूसी का शिकार ना हो। फांसी लगा रहा है मालेगांव शहर के अंदर। एक हफ्ते में 4 लोगों का फांसी लगाने का मकसद क्या? उलमाए किराम इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, सियासी लोग इसके ऊपर ध्यान दें। मुझे ऐसा लगता है कि बेरोज़गारी की वजह से हमारे अपने लोग फांसी लगा रहे हैं और अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। तो अगर मालेगांव की आवाम और घर के लोग इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे तो कुछ ना कुछ विषय सामने आएगा, कोई ना कोई मजबूरी लोगों की सामने आएगी। अपने वालिद को हक दिलाने की मांग को लेकर अमरावती के बलगांव में एक नौजवान ने वीरू स्टाइल में एहतजाज किया। शाहरुख नामी ये नौजवान बलगांव के साबिक सरपंच अब्दुल करीम का बेटा है। 2 साल कबल सरपंच अब्दुल करीम का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और उनकी लाश बलगांव के जंगल से बरामद की गई थी। शाहरुख का इल्जाम है कि पुलिस इस मामले में संजीदगी से जांच नहीं कर रही है। शाहरुख ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का इल्जाम आयद किया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, जिस पर मुंब्रा में 7 घंटे की लोड शेडिंग के अलावा बार बार बिजली कटौती की जाती है। आज शहर से एनसीपी कॉरपोरेटरों के एक वफ्द ने महकमे बिजली के दफ्तर में इंजीनियर से मुलाकात की। मीटिंग करते हुए लोड शेडिंग के ताल्लुक से शिकायत दर्ज करवाई गई। पिछले 3 दिनों से मुंब्रा की तमाम जनता लोड शेडिंग से बेहाल है। 17-18 घंटा मुंब्रा कौसा में लाइट नहीं है। आज राष्ट्रवादी के हम सभी नगर सेवकों ने हुंडेगरी साहब जो यहाँ के इंचार्ज है उनसे मुलाकात की और हमने ये मांग की है कि इस नाकारा भाजपा शिवसेना सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में लोड शेडिंग आ गई है। अगर मुंब्रा में 6 घंटा 7 घंटा कैटेगरी के हिसाब से अगर लोड शेडिंग है, इसके ऊपर 1 सेकंड भी लाइट नहीं जाना चाहिए, ये हमने मांग की है। लेकिन कल से एक मुसलसल दिन रात लाइट जारी और आम लोग परेशान है। इसीलिए हमने उनका निषेध करने आए और साथ ही कहा कि हम 2-3 दिन ये देखेंगे, अगर आपने लोड शेडिंग के टाइम के अलावा लोड शेडिंग की तो हम सभी नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हम आंदोलन जैन बड़ो आंदोलन करेंगे। भर में बारिश कुछ भी नहीं हुआ, उधर पानी कम है डैम में और वो जो पानी का यूटिलाइजेशन है वो पीने के लिए करना है। जनरेशन के लिए किया तो अप्रैल में पानी ज़रा कम होएगा और पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा अपने को। दूसरा क्या होगा, थर्मल का जो है कोयला का भी प्रॉब्लम है और पानी का भी प्रॉब्लम है, उसके लिए थोड़ा जनरेशन उधर से भी कम है, उसके लिए शॉर्टेज है, टेम्पररी शॉर्टेज है ये। महाराष्ट्र में गुटखे पर पाबंदी आयद है, बावजूद इसके अमरावती जिले में गुटखे का कारोबार जोरों पर है। गुटखे के सबब जिला भर में नौजवान मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है। इस मामले को लेकर MNS कारकुनान ने अचलपुर में गुटखा जलाकर गुटखा तस्करी के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। इस मौके पर MNS जिला सदर ने पुलिस पर गुटखा माफियों से मिली भगत का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा, पुलिस के नाक के नीचे गुटखा तस्करी हो रही है, ताहम पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं। आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल फी लीटर 23 पैसे और डीजल 29 पैसे महंगा हुआ है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत में
23 पैसे और डीजल की कीमत में 31 पैसों का इजाफा हुआ है। इस हिसाब से मुंबई में अब पेट्रोल 87 रुपये 73 पैसे और डीजल 77 रुपये 68 पैसे में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। मैं आपको बता दें कि जिस पेट्रोल पंप पर मैं खड़ा हूं, यहां पर पेट्रोल की कीमत में 22 पैसों का इजाफा हुआ, तो वहीं डीजल की कीमतों में 31 पैसों का इजाफा हो चुका है। नए रेट्स जो है यहाँ पेट्रोल पंप पर लगा दिए गए हैं। अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए तो यहाँ डीजल की जो नई कीमतें हो लगा चुके हैं। 77 रुपये 77 पैसे 1 लीटर डीजल यहाँ मिल रहा है और वहीं पेट्रोल की बात की जाए तो 87 रुपये 81 पैसों में 1 लीटर आज पेट्रोल दिया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए अभी सरकार ने बैठक करके राहत दी थी। 2.5 रुपये जो है पेट्रोल और डीजल के पीछे कटौती की गई, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तो लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। कोई ख़ास असर जो है जो कम किए गए कीमतों का नहीं देखने को मिला है। और जो मैंने कहा कि जिस तरह से जिस पेट्रोल पंप पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर कल जो भाव थे उसमें पेट्रोल की कीमतों में 22 पैसों का इजाफा हुआ, तो वहीं डीजल की कीमतों में 31 पैसों का इजाफा हो चुका है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये राजनीतिक स्टंट है और सरकार अगर 100% बढ़ाती है तो 10% कम करके दावा करती है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बहरहाल यहाँ पर जो मुंबईकर हैं जो इस पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें इसी तरह लगातार बढ़ती रहीं तो आने वाले सरकार को सबक सिखाना पड़ेगा। कैमरामैन अविनाश लोंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई। गुलबर्गा में एक कमसिन तालिबे इल्म ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 12 साला समर्थ सेंट मेरी स्कूल में 7वीं जमात में जेर तालीम था। शहर के महालक्ष्मी लेआउट में उसकी लाश छत से लटकी पाई गई। गुलबर्गा एसपी एन शशि कुमार के मुताबिक समर्थ शशमाही इम्तिहान की वजह से कुछ डिस्टर्ब था। समर्थ की मादरी जुबान कोंकणी थी, इस लिहाज से वो कन्नड़ के पर्चे से काफी परेशान था। एसपी ने ब्लू वेल गेम और उससे खुदकुशी के साथ किसी भी तरह से लिंक करने से इनकार कर दिया। उसका एग्जामिनेशन था, कन्नड़ा पेपर था, तो इस कन्नड़ा उसका उतना स्ट्रांग नहीं था, इसलिए थोड़ा प्रेशर में था। और घर में भी बहुत ज़्यादा टीवी देखना या मोबाइल में कार्टून देखना ये सब किया करता था, तो पेरेंट्स भी मोबाइल उससे छीन लिए थे ताकि वो स्टडीज़ पर कंसंट्रेट कर सके। तो कल शाम घर से बाहर जाके वापस आने वक्त जो समर्थ 12 साल का मरा हुआ पाया गया है, उसका माँ ने खुद कुछ लोगों का हेल्प लेके रूम का दरवाज़ा तोड़ के उसको बाहर निकाली थी और वो हॉस्पिटल ले जाने पर ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था। बेंगलुरु की मस्जिद अस्करी में एक बार फिर शिया सुन्नी इत्तेहाद का दिलकश मंजर देखने को मिला। एजाज अली जौहरी की जानिब से मुनक्किद की गई मजलिस में सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मौलाना कल्ब रशीद रिजवी ने मजलिस से खिताब किया। इस मजलिस में शिया और सुन्नी मुसलमान एक साथ शरीक रहे और एक साथ नमाज ज़ोहर भी अदा की। मुशाइखीन ने इस मजलिस में शिरकत की। राज्यसभा के रुकन डॉक्टर नासिर हुसैन, कर्नाटक उर्दू अकेडमी के सदर मुबीन मुनव्वर, साबिक IAS अफसर जमीर पाशा भी मौजूद रहे। सब लोग जो है जमा हो गए और जो मशाइखीन अपने खानख्वाहों से आए हैं या जो उलमा हजरात अपने अंजुमनों से आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हर साल की तरह ये साल भी जो है बहुत ही अच्छा जो है मजमा रहा और वाज़ो नसीहत जो है हुई। जो दूरियां थी, जो आपस में एक तरह की नफ़रत की माहौल था, वो सब ख़त्म होते आ रहा है। उनके तकारीब में हम जाते हैं, हमारे तकारीब में वो आते हैं। ये शिया हजरात सुन्नी हजरात के करीब आ जाएं, सुन्नी हजरात शिया हजरात के करीब आएँ, हमारी मसाजिद में भी ये आएँ और अपने बयानों से महसूस करें और अपने ख़यालात से महसूस करें, पाकीज़गियाँ बयान करें, ना हसद हो, ना तजस्सुस हो, ना बग़्ज़ हो, ना किसी किस्म की अदावत हो। इत्तिहाद मुसलमानों में हमारे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जा रहा हूँ दो वज़नी चीज़ें छोड़कर, एक कुरान, दूसरे मेरे अहले बैत। मंजूम बोल दिया आप। मंजूम पैगाम यही है कि एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। मजलिस एक इत्तेहाद का पैगाम है। मजलिस अज़ाए हुसैन ये इत्तेहाद का पैगाम है, जहाँ पे पूरे मसलक को दावत दी जाती है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से हम क्या हासिल किए और इस्लाम जो ख़तरे में था
करबला में इस्लाम को बचाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। तो ये पैगाम होता है इत्तेहाद का। कर्नाटक राज्य ग्राम पंचायत एम्प्लॉयज एसोसिएशन के रियासती सदर मारुति मानपाड़े ने बताया कि 27 से 29 अक्टूबर तक मैसूर में एसोसिएशन का 7वां सालाना जलसा मुनक्किद होगा। मानपाड़े कर्नाटक के रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर बताया कि 3 रोजा इजलास में ग्राम पंचायत महकमे के मुलाजमीन को दरपेश मसाइल से हुकूमत को वाकिफ कराया जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ग्राम पंचायत निजाम को तबाह बर्बाद करने की साजिश कर रही है। गुलबर्गा पुलिस ने मंशियात के खिलाफ खसूसी मुहिम का आगाज किया है। इस ताल्लुक से शहर के जगत सर्कल पर पुलिस ने एक बैनर लगाया है जिसमें अवाम से ड्रग्स से बाज रहने की अपील की गई। गुलबर्गा एसपी एन शशि कुमार ने बताया कि मुआशरे से ड्रग्स की लानत को खत्म करने के लिए अवामी बेदारी जरूरी है। इसके तहत ही ये बैनर लगाया गया है। जो कोई भी है ऐसे बेचने वाले या रखने वाले, स्टॉक करने वाले या ट्रांसपोर्ट करने वाले, उन सब के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। और जनरल पब्लिक को भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो 1908 टोल फ्री नंबर है, इस नंबर को फ़ोन करके बता सकते हैं। स्टूडेंट्स हो या घर में कोई रख रहा होगा या हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में या अबैंडन प्लेसेस में, रेलवे स्टेशंस में, ऐसी जगह में ड्रग्स लेते हुए अगर कोई आपको रायचूर में जामा मस्जिद सराफा बाजार बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मामला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मकामी लोगों और दानिश्वरों का कहना है कि गुज़िश्ता कई बरसों से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जामा मस्जिद में सराफा बाजार के इंतखाबात नहीं कराए गए, बल्कि एक के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि जामा मस्जिद सराफा बाजार शहर की तारीखी मस्जिद में से एक है। मकामी लोगों का कहना है कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के न होने की वजह से मस्जिद के इंतजामात और इदारे की जानिब से किए जाने वाले समाजी और फलाही काम मादूम होते जा रहे हैं। इक्कीसवीं सदी के अहम उर्दू नावल पर बेंगलुरु में एक खास अंदाज में सिंपोजियम का इनकाद अमल में आया। इस सिंपोजियम में खुद तख्लीक कारों ने अपने अपने नावल के अहम हिस्सों को पढ़कर सुनाया, तो दूसरी तरफ मुसन्निफ की मौजूदगी में ही तबसरे और तनकीद भी की गई। आप देखिए रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बेंगलुरु के अल अमीन कॉलेज में मरकजी साहित्य एकेडमी और महफिल निसाई के तहत एक रोजा सिंपोजियम मुनक्किद हुआ। 21वीं सदी के 5 अहम उर्दू अफसानों पर सिंपोजियम में गुफ्तगू हुई। इनमें सैयद मोहम्मद अशरफ का नावल आखिरी सवारियां, अनीस अशफाक का नावल ख्वाबे सराब, रहमान अब्बास का नावल रूहजन, नूरुल हसनैन का नावल चांद हमसे बातें करता है और फैयाज रिफत का नावल बनारस वाली गली शामिल रहे। खास बात यह रही कि खुद अफसाना निगार ने अपने नावल का अहम हिस्सा सामाईन के सामने पेश किया और इसके बाद हर नावल पर एक एक मकाला पेश करते हुए सिंपोजियम में सैर हासिल गुफ्तगू हुई। और इस सेमिनार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि खुद तख्लीक़कार अपने नावल का बेहतरीन हिस्सा पेश कर रहा है और उसके बाद नक़ाद पूरे नावल का तज्ज़िया कर रहा है। मेरा जो नावल रूजिन है, जो अंग्रेज़ी और जर्मनी ज़बान में भी छप चुका है या अंग्रेज़ी में तो छपने वाला है, वो उसको भी इसमें शामिल किया गया है और इससे नए नावल पर, उर्दू के नए नावल पर बहस के नए दरवाजे खुलेंगे और हिंदुस्तान भर में इसकी गूंज होगी। तो मैं साहित्य अकेडमी और बेंगलोर का शुक्रगुजार हूँ। 21वीं सदी में यूँ तो बहुत सारे नावल लिखे गए और बहुत सारे अहम नावल भी हैं। ये 5 नावल जो है ये हतमी फैसला नहीं है कि यही 5 नावल 21वीं सदी के अहम नावल है, बल्कि एक इंतखाब है कि ये 5 नावल भी 21वीं सदी के अहम नावल हैं, अच्छे नावल हैं। सिंपोजियम में कहा गया कि मौजूदा दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया की चकाचौंध से लोग मुतासिर हो रहे हैं। यही वजह कि किताबें, रसायल और अखबारात पढ़ने का शौक कम हो रहा है। ऐसे हालात में इस तरह के प्रोग्राम हर जगह मुनक्किद होने चाहिए ताकि कलमकारों और कारीन के दरमियान राज ताल्लुक कायम हो सके। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आ जाने के बाद से किताबों की तरफ से लोगों की तवज्जो कम हो गई है। एक ज़माना था कि लोग के घरों में आप जाइए तो वहाँ आपको
मुख्तलिफ तरह की मैगजीन्स मिलती थी, रिसाले मिलते थे। इस हवाले से आजकल मसरूफ़ ज़माने में लोगों में पढ़ने का ज़ौक़ और रफ्तार तो कम हुई है। इस तरह के मुज़ाकिरों से ज़ाहिर है कि फ़ायदा ही पहुँचेगा। ऑनलाइन होने का मतलब ये नहीं कि हम किताबों से दूर हो रहे हैं। देखिए, हमको तो नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किताब हाथ में उठाकर नहीं पढ़ रहे हैं तो डिजिटल पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना और समझना ज़रूरी है। बहरहाल इस सिंपोजियम में क़ारीन को रास तौर पर अपने पसंदीदा अफसाना निगारों से मिलने का मौका मिला। इस मौके पर साहित्य अकेडमी के नुमाइंदे SP महालंगेश्वर और शीन काफ निज़ाम ने शिरकत की। उर्दू के मारूफ उदवा शाफिक क़िदवाई, निज़ाम सिद्दीकी, बेग एहसास अजीजुल्लाह बेग और शहजाद अंजुम ने मकाले पेश किए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।